हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज है आपके कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या जानकारी है वो सारी पढ़ी, लोकस के क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकंड चैप्टर सेट के अंदर ऊपर चर्चा की गई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसे बन सकता है और क्या क्या उसकी क्वालिटीज होती है। और जो थर्ड चैप्टर था आपका, उसके अंदर बच्चों हमने चर्चा की कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी जो लिमिट, कंटिन्यूटी क्या होती है। और इनके बाद बच्चों जो आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो आइए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अवकलनीयता। बच्चों ये याद होगा अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी आपने 12th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। सेकेंड ईयर में भी हायर कैलकुलस सूत्रकलन उसके अंदर भी आपने पढ़ा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है कि पहले रियल फंक्शन थे, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। भाई अवकलनीयता, तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि कोई फलन एफ जेड, मान लीजिए आपके पास कोई फलन है जिसको हम एफ जेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एफ जेड अपने डोमेन डी में अवकलनीय होगा, अपने डोमेन डी में अवकलनीय होगा यदि, अपने डोमेन डी में अवकलनीय होगा यदि लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। बात समझ आई? यानी जो वैल्यू है, ध्यान से समझिए बच्चों, कि लिमिट ऑफ डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। बस समझ आई? अद्वितीय रूप से विद्यमान हो तथा जब डेल जेड टेंड टू 0 तब सीमा वक्र के पथ पर निर्भर न हो। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है। रिपीट कर रहा हूं, आराम से पहले समझिए। पहले बच्चों डेफिनेशन समझिए, उसके बाद इसके आगे की बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई फलन एफ जेड अपने डोमेन डी, अब डोमेन क्या होता है आप जानते हो, प्रांत। भाई कोई भी फलन के अंदर जो जो वैल्यू पुट की जा सकती है वो सब उसका डोमेन होता है, ठीक है। अपने डोमेन डी में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, इंडिफरेंशिएबल होगा। कब? जब लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, यानी इसका जो रिजल्ट आता है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और वक्र के सीमा जो है वो इसकी वक्र के पथ पर निर्भर नहीं हो। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ये पता करेंगे कि वो अवकलनीय है या नहीं। यानी जो फंक्शन है वो पहले ये तो पता चले ना कि बच्चों उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है या नहीं। ये नहीं है कि जैसा बच्चों आप 12th में या बैक साइड में पढ़ते आते हो कि भाई सीधा डिफरेंशिएशन कर दो जो भी दिखे, वो सिस्टम नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हो तो कुछ तो अलग बात जरूर होगी, कुछ तो अलग बात इसकी जरूर होगी। वो क्या है वो समझना है। अब ये लाइन क्या है बच्चों, देखो वैसे यदि आपको याद हो तो आपने सेकेंड ईयर में ये पढ़ी भी है, लेकिन फिर भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यदि आपको याद हो मैंने लिमिट कंटिन्यूटी के अंदर आपको बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था, ये मान लीजिए एफ जेड है। आप डेल जेड जब 0 की ओर जाता है तो मान लीजिए आप इसके संगत 3 अलग अलग पथ से यहाँ आते हो, ठीक है। 3 अलग अलग पथ से आप यहाँ आते हो। वैसे तो यहाँ पे 2 ही पथ लेने हैं आपको, फिक्स है। चलो बता देता हूँ 2 पथ क्या है कि देखो बच्चों z इक्वल टू, यदि मैं ये मानता हूँ x प्लस आइटा वाई
तो जो डेल जेड होगा वो होगा डेल जेड प्लस आइटा डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। पथ आपको केवल दो लेने हैं, हम इन पे चर्चा तो की हुई है हमारी, तो सिर्फ जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। मान लीजिए भाई जो आपका डेल जेड टेंड टू जीरो होगा, तो हम डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, ये भी दोनों जीरो की ओर टेंड करने चाहिए ना, तो हम दो केस लेंगे। फर्स्ट, एक्स अक्ष के अनुदिश हम चलेंगे, एक्स एक्स के अनुदिश हम लेकर चलेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि डेल वाई इक्वल टू जीरो, और डेल वाई इक्वल टू जीरो लेकर मैं इसे सोल्व करूँगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको मैंने अलग रख लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं एक नया पथ लूँगा, वाई अक्ष के अनुदिश चलूँगा, और जब वाई अक्ष के अनुदिश चलूँगा उस कंडीशन में डेल एक्स इक्वल टू क्या लूँगा, जीरो। तो जब डेल वाई इक्वल टू जीरो होगा तो डेल जेड इक्वल डेल एक्स बन जाएगा, तो फिर लिमिट डेल एक्स पे लगेगी। ठीक है, और जब ये जीरो होगा तो डेल जेड हो जाएगा आइटा डेल वाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में डेल वाई टेंड टू जीरो। क्योंकि अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों आप खुद समझिए कि जब अगर डबल वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग पथ लेंगे। ठीक है, भाई डेल जेड होता है वो जीरो की ओर जाएगा, तो डेल एक्स, जब मैं एक्स एक्स के अनुदिश आऊँगा तो डेल वाई जीरो कर दिया, तो डेल जेड इक्वल डेल एक्स के तरह होगा। तब डेल जेड टेंड टू जीरो तो डेल एक्स टेंड टू जीरो, तो मैं लिमिट लगा दूंगा डेल एक्स पर। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा डेल वाई पर, और दोनों को लेकर मैं सोल्व करूँगा। अब यदि दोनों को लेकर सोल्व करने पर मैंने ये जो वर्ड लिखा है, ये देखिए यूनिक, यदि दोनों को लेकर मैं सोल्व करता हूँ और सोल्व करने पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा दोनों बार, यदि वो अद्वितीय है यानी दोनों बार एक जैसा है, तब तो वो अवकलनीय होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो बच्चों वो अवकलनीय नहीं होगा। बात समझ आई या नहीं है, क्लियर हुआ कुछ? यानी बच्चों जब भी सवाल करना होगा हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, भी जांच करनी होगी कि अवकलनीय है या नहीं, तो ये जो भी लिखी हुई इसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दो पथ लेके चलेंगे, एक बार तो डेल जेड की जगह डेल एक्स लेकर चलेंगे, और एक बार डेल जेड की जगह आइटा डेल वाई लेके चलेंगे, और लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो और डेल वाई टेंड टू जीरो, और दोनों को लेकर सोल्व करेंगे। यदि दोनों बार वैल्यू एक जैसी आती है यानी यूनिक इमेज आती है, तब हम ये बोल देंगे कि दिया गया फलन अवकलनीय है। परंतु यदि दोनों बार वैल्यू अलग अलग आती है तो ये बोला जाएगा कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर हो गई बच्चों बात? भाई अवकलनीयता का बेसिकली मीनिंग क्या है? अवकलनीयता का बेसिकली बच्चों तो मीनिंग ये एक भी दिए गए फलन का यदि अवकलन किया जा सकता है, यानी उस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अवकलनीयता आपको यही बताती है। ये अवकलनीयता का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, यदि इसको मैं ग्राफिकली यदि समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों वो समझने की आप कोशिश कीजिए। पहले इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका एक फॉर्मेट और होता है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे और क्लियर हो गया। तो बस आपको बच्चों ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर ऐसा लिखकर फलन को इसके अनुसार बना के आपको दो केस लेने हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। इन दोनों केस में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि दोनों बार वैल्यू, ये जो वर्ड लिखा हुआ है अद्वितीय रूप से यानी यूनिक एक जैसी आई तो आप बोल दोगे दिया गया फलन अवकलनीय है, अलग अलग आए तो आप बोल दोगे दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं चलिए फिर। तो अवकलनीयता की डेफिनेशन के बाद बेसिकली जिसका मीनिंग है वो क्या है, अब उसके ऊपर हम यदि हम चर्चा करें तो देखिए, वैसे तो बच्चों आपका पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी वक्र है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जेड एफ जेड, इसके कोऑर्डिनेट एक थोड़ा सा आगे आया हूँ जेड प्लस डेल जेड एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ठीक है। तो इसकी जो रेखा बनेगी वो क्या होती है, अगर वाई कोऑर्डिनेट मान के चल रहा हूँ, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन जेड प्लस डेल जेड माइनस जेड, ये गया। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, डेल जेड। कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया ही नहीं है बच्चों। क्लियर हो गई बात? देख सकते हो। तो ये अवकलनीयता क्या बताती है कि उस वक्र के ऊपर क्या, उसका एक जो लाइन होती है उसका स्लोप बताती है
कि भी क्या उसका अवकलन किया जा सकता है, यानी क्या उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और उसका फिर स्लोप क्या होगा। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी आपकी पड़ी हुई। हाँ, ये जो रिजल्ट था वो कैसे आया, तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 इक्वल टू एफ डैश जेड। तो बच्चों ये एफ डैश जेड का फॉर्मूला मान लीजिए एक तरीके से। एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई कहता है सर अवकलन का फॉर्मूला क्या अवकलन का, तो इसका अवकलन का फॉर्मूला है ये। अवकलन करने के लिए आप हमेशा इसको लेकर चलोगे कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, यदि मान लीजिए डेल जेड 0 के बजाय जेड टेंड टू जेड नोट हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम ऐसा ना मान के हम ये मान लेते हैं कि जेड किसी पॉइंट की ओर जा रहे हैं। यदि मैं ये मान लेता हूँ कि जेड जो है आपका वो किसी पॉइंट की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो एफ डैश जेड है उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये लीजिए, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, ये रहा। क्योंकि जब आप जेड की जगह जेड नोट की जगह जेड प्लस डेल जेड वो यूज करोगे ना, तो वो सारी बातें वही बन जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बातें? बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं? सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो यदि अवकलनीयता का बेसिकली आपको मीनिंग समझ आ चुका है, अवकलनीयता को ज्ञात कैसे करना है वो बात समझ आ चुकी है, तो आइए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी सी है, वो समझते हैं और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए स्टूडेंट, अब आगे की जो जानकारी है वो एक थ्योरम है कि इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। 4.1 कि यदि एक फलन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है तो वह संतत होगा, किंतु विलोम सत्य नहीं है। आपको बच्चों ये दिया गया कि एफ जेड कोई फलन है, वो जेड इक्वल टू जेड नोट पर अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो क्या होगा, संतत होगा, किंतु विलोम सत्य नहीं होता, ये तुम जानती है। लेकिन ये जो मेन पार्ट है वो ये होगा कि यदि दिया गया फलन अवकलनीय है तो वो संतत होगा। हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए जो प्रोसेस देखो, अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊँ, क्या एफ जेड माइनस एफ जेड नोट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें क्या करता हूँ, जेड माइनस जेड नोट का भाग कर देता हूँ और जेड माइनस जेड नोट का गुणा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना सोचो कि क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो जवाब होगा कि ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ, जेड टेंड टू जेड नोट, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि ये अवकलज है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था। और गुणा में भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बन गया, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट आ गया एफ डैश जेड इंटू लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट। सही है। अब बच्चों आप सब जानते हो, जब जेड है वो जेड नोट की ओर जाएगा तो जेड माइनस जेड नोट किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर जाएगा या नहीं जाएगा? बस समझ आई? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जेड को मैं जेड नोट के पास ले जा रहा हूँ, यानी उनको इक्वल कर दूँ, उस कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बच्चों आपके जो इक्वेशन है कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी क्या, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू एफ डैश जेड इंटू जीरो, और इक्वल क्या आ गया, जीरो। क्लियर होगी बात? भाई ये तो आपका अवकलज है, लेकिन ये किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर। तो इसको यदि मैं जीरो मान लूँ तो ये क्या हो गया, जीरो। तो बच्चों मेरे पास जो रिजल्ट है वो आया, लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू जीरो, यानी जो रिजल्ट आया लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इक्वल टू
एफ जेड नोट यदि ये कंडीशन लागू हो जाए तो बच्चों आप सब जानते हो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, संतत। दिया गया फलन बच्चों क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो एक बार देखो बात समझ आई या नहीं आई। हाँ, एक रिपीट जरूर करूँगा इसको, वो टेंशन मतलब रिपीट नहीं किया, रिपीट जरूर करूँगा, एक बार देख लीजिए। एक बार एक एक चीज को आप देखो, आराम से समझो, ठीक है। रिपीट करते हैं, समझिए। थ्योरम है बच्चों कि अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन कैसे, तो वो देखो। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि मैंने लिखा भी एफ जेड माइनस जेड नोट। संततता का मतलब क्या है बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू, यदि एफ ए होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिया गया फलन संतत है। क्योंकि लिमिट सीमा विद्यमान होने का मतलब फलन संतत है किसी बिंदु के ऊपर, ठीक है। यही तरीका होता है ना। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी मुझे चाहिए एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। तो मैंने लिख लिया एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, लेकिन मुझे इसको क्या करना था, मुझे इसको इसके अवकलज से संबंधित करना था। मुझे क्या करना था, इसको इसके अवकलज से संबंधित, अवकलज से संबंधित करने के लिए मैंने जेड माइनस जेड नोट का भाग कर दिया और जेड माइनस जेड नोट का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, जेड टेंड टू जेड नोट, जेड टेंड टू जेड नोट। ये ऐसे कैसा, ये आपका कंप्लीट अवकलज बन गया, और ये ऐसे कैसा। अब आप सब जानते हो कि ये जीरो होगा या नहीं होगा, कि जैसे जैसे जेड है वो जेड नोट की ओर जाएगा, तो जेड माइनस जेड नोट बच्चों क्लियर है जीरो की ओर जाएगा। तो उसको यदि हम जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें, तो एफ डैश जेड इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। ये इधर आ जाएगा, तो लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया, एफ जेड नोट, यानी इसकी सीमा विद्यमान है। और सीमा विद्यमान होने का मतलब ये क्या हो गया, संतत है, यानी एफ जेड संतत है या नहीं है बच्चों, संतत है। क्लियर होगी बात समझ आ गई होगी कि दिया गया फलन संतत है। यानी बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, ये थ्योरम कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है कि यदि कोई फलन अवकलनीय हो तो वो संतत होगा। कैसे होगा, आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। वीडियो को बच्चों पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए फिर अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। कदा भाई आपने जो पढ़ाई किया उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं भाई, जो बातें हमने अभी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो ये इसको अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो बुक का ही बच्चों एग्जाम्पल कर रहे हैं हम दो। नंबर 1, एफ जेड इक्वल टू, यदि जेड की पावर n हो तो क्या ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु मतलब मैं कोई भी बिंदु मान लेता हूँ, जेड नोट पर यदि मैं देखूं, इसीलिए दिखते हैं। एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट डेल जेड टेंड टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। रूल के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो लिमिट डेल जेड टेंड टू जीरो क्या आएगा, जेड प्लस डेल जेड की होल पावर एन माइनस जेड की होल पावर एन अपॉन डेल जेड। एक काम करते हैं, इसका बाइनोमियल थ्योरम से द्विपद प्रमेय से प्रसार करूँ तो क्या आ जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, सिर्फ डेल की स्क्वायर तक। तो आएगा जेड की पावर एन, एन सी वन यानी एन होगा, जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड प्लस एन सी टू एन एन माइनस वन अपॉन टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस जेड की पावर एन अपॉन डेल जेड। ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर है। तो बच्चों जो रिजल्ट आया मेरे पास वो क्या आ गया, लिमिट डेल जेड टेंड टू जीरो, ये हो गया एन जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे आगे चलता रहेगा अपॉन में डेल जेड। अब बच्चों आप सभी देखो, क्या मैं इससे डेल जेड कॉमन लेकर, क्या मैं इससे डेल जेड कॉमन लेकर कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। डेल जेड को कॉमन लेकर कैंसिल कर दूँ तो क्या आ जाएगा,
लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 मेरे पास आ जाएगा एन जेड की पावर n माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन टू जेड की पावर n माइनस टू डेल जेड, और आगे चलता रहेगा। अब बच्चों आप सब जानते हो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा डेल जेड टेंड टू 0 तो जहाँ जहाँ डेल जेड दिखेगा वो सब क्या हो जाएंगे 0। तो मैंने आगे की टर्म नहीं लिखी क्योंकि अब आप खुद समझदार हो इतने। तो भाई यहाँ पे डेल जेड है, आगे वाले में क्या होगा डेल जेड का स्क्वायर, उससे आगे वाले में डेल जेड का क्यूब, यानी 0 0 0 चलता रहेगा। तो ये सारे पद क्या हो जाएंगे 0। तो बच्चों जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा एन जेड की पावर n माइनस वन, ये आ गया आपका एफ डैश जेड। देख लीजिए कितना ईजी है, कुछ हो रहा है सिर्फ इसे एक फॉर्मूले की सहायता से। यानी अब आपके पास कोई भी फलन आए आप उसका अवकलन क्या होगा या नहीं होगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व करो, बस लिमिट सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, जो लिमिट और कंटिन्यूटी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सिंपल सी बात है। तो बच्चों आइए सिंपल सा एक एग्जांपल और करते हैं। इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातें नॉर्मल सी बात है जिसे आप सब जानते भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार। अब इसकी आपको जांच करनी है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। सिंपल सी प्रोसेस है। एफ डैश जेड क्या होता है, लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल जेड। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल जेड टेंड टू 0 जेड प्लस डेल जेड का होल बार माइनस जेड बार अपॉन डेल जेड। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का आप रूल जानते हो, अलग अलग बार भी किया जा सकता है, तो अलग अलग बार कर दो। तो ये बन जाएगा जेड बार प्लस डेल जेड का बार माइनस जेड बार अपॉन डेल जेड, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया लिमिट डेल जेड टेंड टू 0, ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस माइनस सॉरी यदि डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई माना जाए, माइनस आएगा सॉरी यहाँ पे, अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। अब आपको सर ऐसा क्यों लिया, तो ये बनेगा डेल जेड बार अपॉन जेड क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो वही बात पथ के अनुदिश चलते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के जब बच्चों हम अनुदिश चलेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग डेल वाई क्या हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में जो एफ डैश जेड है वो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई 0 तो ये हो गया डेल एक्स अपॉन डेल एक्स यानी 1। तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं y अक्ष के अनुदिश चलूं, y अक्ष के अनुदिश चलूं तो ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एक्स इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा लिमिट डेल वाई टेंड टू 0, ये 0 होते ही हो गया माइनस का आइटा डेल वाई अपॉन आइटा डेल वाई। तो बच्चों ये कितना आएगा -1। तो अब आप समझिए भाई जो मैंने कहा था, भाई मैं जब दो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग पथ से, अलग अलग मार्ग से यहाँ आया तो मुझे दो अलग अलग जगह पहुँचा। फिर मैं एक तो पहुँचा एक पर, एक पहुँचा -1 पर। यानी यदि पथ चेंज कर दिया जाए, मार्ग चेंज कर दिया जाए तो जो जहाँ पहुँच रहे वो जगह भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या इसकी सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो जवाब क्या होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार जो है वो अवकलनीय नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों बताइए अवकलन करना समझ आया, प्रोसेस समझ आई भी, कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे वो बात, तरीका दिमाग में रखो। डेल जेड की जगह ये रखो, एक बार डेल एक्स को 0 लेके सोल्व करो, एक बार डेल वाई को। यदि दोनों बार रिजल्ट एक जैसा ही तब तो आप बोल दो अवकलनीय है, अन्यथा अवकलनीय नहीं है, और जो भी रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी। और बच्चों इस लेक्चर को तैयार करना है, और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपकी CR इक्वेशन, कॉशी-रीमान इक्वेशन, जो आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों उसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी।
और बढ़िया तरीके से उसको कवर करना है। कवर कब होगा? जब पहले वाली सारी बातें आपके माइंड में फीड हो, ठीक है। तो बच्चों इतनी बातें तैयार कीजिए, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।